तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो, अंदर रिएक्शन वीडियो। आज फिर से हम लेकर आ गए हैं आपके लिए और न्यू रिएक्शन वीडियो। और जो आज की वीडियो है वो कौन सी वीडियो आ रहा है? टेक वर्णन की वीडियो आई है हमारे पास। 10 सीक्रेट इंडियन आर्मी टेक। बाकी हमको कुछ नहीं मालूम क्या इसके अंदर टेक दिखाए गए हैं, क्या चीज है, किसके बारे में जानकारी दी गई है, किसके बारे में हवाले दिए हैं, कुछ नहीं हमको मालूम। हम अगर वीडियो देखकर पता चलेगा, हमको वीडियो देखेंगे फिर हमको पता चलेगा क्या चीज, कैसी वीडियो है, कैसी चीज वीडियो है, क्या चीज है। वीडियो देखकर ही पता मालूम होगा हमको। सही बात है, सही बात है। पहले हम देखते हैं फिर हम बातचीत करेंगे। पहले वीडियो देख लेते हैं फिर ही मालूम पड़ेगा, फिर ही हमको पता चलेगा क्या दिखाया गया है टेक बर्नर में। सही बात है। टेक बर्नर का आपको पता ही होगा, टेक बर्नर जो टेक की चीजें दिखाता है, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे टेबल पर ऐसे ऐसे मारता है। उसको वो है टेक बर्नर, आपको मालूम ही होगा सबको। चलो पहले सर्च मार के देख लो ना, नहीं मालूम तो। अरे हमने इसका अपनी वीडियो का इसका उसको डिस्क्रिप्शन में डाला होगा अपना जो भी है लिंक। तेरे पंजाबी बोल है ना, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਪਾਏ ਨਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਹੜਾ ਟੈਗ ਬਰਨਰ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਠੀਕ ਆ। ਓਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ। क्या होगा अगर चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान एक साथ इंडिया पे अटैक कर देगा? अच्छा ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा क्या हुआ कि इंडिया के अटैक सक्सेसफुल थे और पाकिस्तान के सारे अटैक्स फेल हो गए? क्या आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर 1.5 मिलियन साइबर अटैक्स किए? साइबर अटैक्स नहीं बड़े। क्या आपको पता है कि कारगिल वॉर में इंडिया ने पहाड़ के ऊपर बैठे दुश्मनों को नीचे से कैसे हराया था? ये तो मालूम है थोड़ा सा। क्या आपको पता है इंडिया के पास एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो एक उड़ता हुआ टैंक है? क्या आपको पता है इंडिया का पहला ड्रोन अटैक 2021 में हुआ था, लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि इंडिया के ऊपर सारे अटैक्स बंद हो गए। क्या आपको पता है इंडिया के पास एक उड़ता हुआ सीसीटीवी है? क्या हुआ था कि इंडियन आर्मी के पास खुद का अपना जारविस है, जैसा आयरन मैन में होता था। I am Jarvis, a virtual artificial intelligence. इंडिया के पास ऐसे रॉकेट्स हैं जो पेड़ों की हाइट तक पास में उड़ सकते हैं। इंडिया के पास एक ऐसी मिसाइल है जो सैटेलाइट से कंट्रोल करी जाती है। क्या बात है। क्या आपको पता है इंडियन आर्मी के पास एक ऐसा सूट है जो सियाचिन बॉर्डर पे -50 डिग्रीज में भी सोल्जर्स को गर्म रखता है? इंडिया के पास ऐसी टेक है कि भाई 20 मिनट में वो एक ब्रिज बना सकते हैं। क्या बात है भाई आज आप लोगों का स्वागत है कुछ इंडियन आर्मी टेक में। बहुत सारी क्रेजी चीजें जो हमारी आर्मी के पास हैं, काफी सारी छुपी रहती हैं, बट अभी रिसेंट जो कॉन्फ्लिक्ट हुए थे उसमें हमको इंडियन मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स सब की कैपेसिटी पता चली थी कि वो क्या क्या नेक्स्ट लेवल चीजें भर रखी है। बट काफी सारे क्वेश्चन भी आए थे कि हमारी मिलिट्री पाकिस्तान की मिलिट्री से कंपैरिजन में कैसी है, बाकी सारी कंट्री से हमारे पास क्या क्या चीजें खास है। और S-400 जो था वो हमारा नेशनल क्रश बन गया था। ऐसा क्या खास है, सब कुछ दिखाते हैं। सबसे पहले S-400 22 अप्रैल 2025 जब पहलगाम पे अटैक हुआ था, तो इसके जवाब में इंडिया ने स्ट्रेटेजिकली 7 मई 2025 रात में 1 बजे पाकिस्तान के हिडन टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक किया था। 25 मिनट में ये पूरा अटैक करा गया था और इसका मोटिव था बस टेररिस्ट को अटैक करना, ना कि पाकिस्तान की किसी भी आर्मी या फिर सिविलियन एरिया को। लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तान ने नेक्स्ट नाइट 8 मई को इंडिया पे 3 लेवल का अटैक किया। सबसे पहले उन्होंने इंडियन बॉर्डर्स के ऊपर विलेजेस पे मोटार बॉम्ब से अटैक करा। सेकंड, उन्होंने 100 से भी ज्यादा ड्रोन्स को अटैक करा और उन्होंने सोचा था कि भाई काफी सारे ऐसे जो सुसाइड ड्रोन्स होते हैं, इनके अंदर कोई बैठा नहीं होता है, उनको फेंकेंगे और बड़ी बड़ी मिसाइल्स जो लेवल 3 के रॉकेट्स होते हैं वो भेजेंगे और वो पता नहीं चलेगा इंडियन डिफेंसेस को, ताकि इंडियन आर्मी डर के बॉर्डर से पीछे हट जाए। एक मिसाइल तो भाई हमारे टीम मेंबर के घर के पास आके भी गिरी थी, जिसका घर पंजाब के पास में। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा फेलियर था, एक भी मिसाइल लैंड नहीं हुई। ऐसा क्यों और ऐसा कैसे कर पाया इंडिया? क्योंकि इंडिया ने भी सेम अटैक पाकिस्तान के ऊपर करा जो 100% सक्सेसफुल था। हमारे ड्रोन्स ने भी हिट करा, हमारी मिसाइल्स ने भी हिट करा, उनके टेररिस्ट कैंप्स पे काफी ज्यादा डैमेज किया गया था। तो ऐसा क्या था कि भाई पाकिस्तान फेल हुआ और इंडिया सक्सेसफुल? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि भाई इंडिया को रशिया से मिला हुआ
S400। बट आप लोगों को शायद ना बताओ भाई, जो एयर डिफेंस है वो इतना आसान होता नहीं है कि भाई हवा में मिसाइल दिखी उसको ऐसे बंदूक से उड़ा दिया या फिर ऐसे कुछ फेंक के मार दिया। उसमें लेयर्स होती है एंड हर कंट्री के पास ऐसा लेयर डिफेंस नहीं होता है। एक लेयर डिफेंस के अंदर लेवल 1 से 3 तक जाते हैं। लेवल 1 होता है ड्रोन, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट और सरफेस टू एयर मिसाइल्स मिड रेंज में आते हैं। जो बड़ी बड़ी मिसाइल्स होती हैं वो लेवल 3 में आती हैं। मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए आपको बता रहा हूँ, बट ऐसे 3 लेवल्स होते हैं। बट जो S400 है इसमें सारे लेवल्स एक ही यूनिट के अंदर होते हैं। S400 में 4 लेवल का डिफेंस होता है। लेवल 1 40 किलोमीटर रेंज में कोई भी अटैक ये रोक सकता है, तो इसकी हेल्प से 40 पाकिस्तान की किलोमीटर मोटर अटैक्स range। उसने फेल कर दिया था। लेवल 2 120 किलोमीटर की रेंज में तो आने वाले भी- किसी भी फाइटर जेट और मिसाइल को ये फाइटर डायरेक्टली जेट रोक भी। सकता है। लेवल 3 250 किलोमीटर तक आने वाले ड्रोन, 250 मिसाइल, किलोमीटर फाइटर range। जेट्स को इस क्या सबको बात है। टारगेट कर सकता है। तो जितने भी ड्रोन अटैक्स हो रहे थे वो इन दोनों लेवल्स में भी हवा में ही फेल कर दिए गए। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने अपने F-17 जेट्स भेजे, तब काम आया लेवल 4 400 किलोमीटर तक की रेंज में उड़ती हुई कोई भी मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये काफी सिमिलर है जो इजराइल में एक आयरन डोम बोला जाता है उससे, क्योंकि उसमें भी भाई मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है और वो सारी मिसाइल्स को एक बार में अटैक कर देता है। उसकी एक्यूरेसी 90% तक है इंटरसेप्शन की। तो हाँ भाई, हमारा डिफेंस सिस्टम डेफिनेटली काफी सॉलिड लग रहा है। सेम जब इंडिया ने पाकिस्तान पे ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक किया तो इससे पाकिस्तान के 10 से 12 आर्मी बेसिस डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन पाकिस्तान का डिफेंस इसको सेव ही नहीं कर पाया। आप पूछो ऐसा क्या हो गया भाई? दोनों देश को अगर कंपेयर करें तो इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस था S-400 फ्रॉम रशिया एंड पाकिस्तान का HQ-9 सिस्टम जो था वो पुराने S-300 के टेक से ऐसा बना हुआ था। और पाकिस्तान की कोशिश थी भाई S-400 डिस्ट्रॉय हो जाए, बट पहले वो S-400 को लोकेट ही नहीं कर पाए। उससे पहले ही S-400 ने उनके एयरक्राफ्ट के मिसाइल्स को अटैक करके खत्म कर दिया। और एक खास बात है कि जितना भी एयर डिफेंस सिस्टम होता है ये सब एक जगह पे फिक्स करा जाता है, बट S-400 मोबाइल है, मतलब एक गाड़ी की तरह उसको कहीं पे भी मूव करा जा सकता है। इंडिया का जो डिफेंस है काफी लेयर्ड है। S-400 के अलावा हमारे पास इजराइल का बराक 8 मिसाइल्स हैं, इंडिया की आकाश मिसाइल्स हैं जो 70 से 100 किलोमीटर तक इंडिया को डिफेंड करती हैं। पाकिस्तान के 1399 एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में इंडिया के पास 229 एयरक्राफ्ट हैं जो ऑलमोस्ट डबल है। इसके बाद S-400 का भी भाई सब फैन बन चुके हैं और लोगों ने इसको नेशनल क्रश सा बना दिया। बेसिकली इसकी टोटल जो कॉस्ट थी, इंडिया ने 35,000 करोड़ रुपीस दिए थे भाई टोटल रशिया के साथ डील में एंड 5 स्क्वाड्रन्स दिए थे। एक पीस का प्राइस है 9,000 करोड़ एंड एक मिसाइल का प्राइस आता है $3 लाख से $10 लाख। इंडिया ने ऑलरेडी 3 स्क्वाड्रन्स ऑर्डर कर दिए हैं, बाकी जो 2 हैं वो 2026 तक हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि भाई पाकिस्तान ने इंडिया पे साइबर अटैक्स भी करे? GSAT-7 सैटेलाइट, रुक्मिनी इसको नाम बोला जाता है। अब लैंड, वाटर, एयर पे तो भाई इंडिया पाकिस्तान से काफी ज्यादा पावरफुल है, बट पाकिस्तान ने स्पेस के थ्रू भी इंडिया पे अटैक किया था। इंडियन साइबर सिक्योरिटी ने 1.5 मिलियन से भी ज्यादा साइबर इंट्रूजन्स रिपोर्ट करे थे, लेकिन सिर्फ 150 ही सक्सेसफुल हो पाए थे। पाकिस्तान ने इंडियन मिलिट्री सैटेलाइट्स और गवर्नमेंट वेबसाइट्स को अटैक किया था। ऐसे में इंडिया को हेल्प मिली एक सैटेलाइट से जिसका नाम है GSAT-7 और मतलब उसका दूसरा नाम रुक्मिनी भी बोलते हैं। इंडिया का पहला मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेवी के लिए बना हुआ है। 2013 में फ्रेंच गिनिया से लॉन्च हुआ था और लगभग 950 करोड़ की टोटल कॉस्ट में इसमें नेवी की काफी हेल्प करी। INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत, डिस्ट्रॉयर्स एंड सबमरीन्स, ये सब इस सैटेलाइट से सिक्योरली कनेक्टेड रहते हैं। अगर चाइना के वॉरशिप श्रीलंका या मालदीव्स के आसपास भी दिख जाते हैं तो इंडिया की नेवी फ्लीट जो है वो कोची में हो, अंडमान में हो, कहीं पे भी हो, एनक्रिप्टेड चैनल पे कोऑर्डिनेट कर सकती। इसे हुआ ये कि जो पाकिस्तानी साइबर अटैक्स हुए थे उससे कुछ रेडियो सिग्नल्स में इशू आया, लेकिन क्योंकि इंडियन नेवी इन सैटेलाइट से कनेक्टेड थी, नेवी ने तुरंत ही कंट्रोल्स अपने अंडर कर ली। ये सैटेलाइट इंडियन ओशन के ऊपर अपना 2000 नॉटिकल माइल का एक पावरफुल नेटवर्क बना के रखता है जो 60 से 70 शिप्स और 70 से 80 एयरक्राफ्ट एक साथ लाइव कनेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल रियल टाइम में बिना किसी बफरिंग के। इस सैटेलाइट का वेट है 2650 kg। अब GSAT-7 का एक नया वर्जन भी आ रहा है GSAT-7R और इसका प्राइस 1589 करोड़ रुपीस तक जा सकता है, बट डेफिनेटली भाई इंडिया के लिए काफी ज्यादा S-400 और सैटेलाइट का यूज तो आप सब लोगों ने देख ही लिया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि भाई S-400 से पहले किसने इंडियन आर्मी की
हेल्प करेगी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, BMD शील्ड। आपने देखा होगा कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में पाकिस्तान की साइड से काफी सारे मिसाइल्स एंड ड्रोन्स आए थे, लेकिन कोई भी कुछ कर नहीं पाया था। काफी सोचा है कि भाई ऐसा क्यों हुआ था। जैसे कि हमने बताया था कि भाई इंडियन डिफेंस काफी ज्यादा लेयर्ड है, तो जो शॉर्ट डिस्टेंस अटैक्स थे उनको रोकने में हेल्प करा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड ने। एक ऐसी शील्ड है अगर कोई दुश्मन मिसाइल्स भेजे तो भी भाई हवा में उसको तोड़ सकते हैं। मिड एयर कैच एंड किल। ये प्रोजेक्ट 1999 में कारगिल के बाद शुरू हुआ था एंड सिस्टम में 2 लेवल से पृथ्वी एयर डिफेंस PAD जो हाई ऑल्टीट्यूड मिसाइल्स को मार्क 5 की स्पीड से उड़ा देता है 50 से 80 किलोमीटर ऊपर। एंड सेकंड है एडवांस एयर डिफेंस AAD जो लो लेवल मिसाइल्स जो 15 से 30 किलोमीटर पे चलती हैं उनको मार्क 4.5 की स्पीड से शूट कर देता है। फेज 1 रेडी है भाई, 2000 किलोमीटर तक की रेंज भी कोई भी मिसाइल आए तो हम हवा में ही उड़ा सकते हैं। फेज 2 भी आएगा जिसमें 5000 किलोमीटर तक की मिसाइल्स भी नहीं बचेंगी। बस अब अप्रूवल का इंतजार है। दिल्ली और मुंबई पर ये शील्ड ऑटोमेटिकली लगने वाली है। अब ये सब तो भाई हमारा डिफेंस, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया के पास एक उड़ता हुआ CCTV भी है, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। AWACS एक फ्लाइंग CCTV कैमरा है। CCTV सुनने में छोटा सा लगे बट ये बहुत क्रेजी दूर 400 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को ये देख सकता है। पाकिस्तान के बुलारी एयरबेस जो कराची के पास है, वहां पे इंडिया ने 4 बैक टू बैक ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक किया था, जिसमें से 4th वाला एक हैंगर में जाके गिरा जहां पे पाकिस्तान का ये AWACS लगा हुआ था। इसमें एक रेडार विजन है जो फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन सबको दूर से ट्रैक करता है। ये एक टाइम पे मल्टीपल टारगेट्स ट्रैक करता है। अब प्राइस की बात करो तो डेफिनेटली सस्ता नहीं है। DRDO को AWACS इंडिया प्रोजेक्ट में सिर्फ 2 यूनिट्स के लिए 5113 करोड़ लगाने पड़े एंड 6 यूनिट्स की कॉस्ट 20,000 करोड़ तक पहुंचने वाली है। बट भाई ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा यूजफुल रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी काफी चीजें हमने देखी, लेकिन क्या आपको पता है कोविड के टाइम भी हम पे अटैक हुआ था। तब हमने क्या करा, मई 2020 इंडिया में जो एक काफी बड़ी पॉपुलेशन है, यहाँ पे चीजें काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी थी। पूरे वर्ल्ड में चाइना के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे थे, हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स पे काफी ज्यादा प्रेशर था, इंडियंस माइग्रेट कर रहे थे एंड पूरी कंट्री में काफी ज्यादा केओस था। ऐसे में चाइना इंडियन बॉर्डर पे इंडियन आर्मी के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट करता है। उनको दिक्कत ये थी कि भाई इंडिया अपने ही लैंड पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों क्रिएट कर रहा है। अब भाई जमीन इंडिया की है तो इंडिया जो चाहे वो कर सकता है एंड उस पे बिल्ड कर सकता है, लेकिन चाइना को भाई इससे दिक्कत हो रही थी और चाइना इंडिया के बॉर्डर में घुसने लगा। जून 2020 में गलवान वैली में चाइना अटैक करता है। इन अटैक्स में चाइना ने इंडिया पे आयरन रॉड, स्टोन, बार्ब्ड वायर्स और नुकीले बैट्स जिसमें नेट्स लगे हुए थे इनसे अटैक करा। ये 40 साल में सबसे बड़ा अटैक था चाइना की तरफ से, जिसमें हमारे 20 सोल्जर्स शहीद हो गए। ऐसे में एक बड़ा थ्रेट था क्योंकि कल हो सकता है भाई चाइना कुछ बड़ा अटैक भी प्लान करे एंड इंडिया को इसका जवाब रेडी रखना था। इतनी ऊंचाई में व्हीकल्स भेजना, स्पेशली टैंक्स, एक काफी ज्यादा चैलेंजिंग चीज होती है। और यहाँ पे एंट्री होती है अपाचे हेलीकॉप्टर्स की, जो एक उड़ता हुआ टैंक है। इंडिया ने अपने अपाचे हेलीकॉप्टर्स को हाई ऑल्टीट्यूड एयर बेसिस पर डिप्लॉय किया एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर। 2015 में इंडिया ने US से 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डील करी थी एंड 2020 तक डिलीवरी हो गई थी। ये हेलीकॉप्टर्स आर्मी और एयरफोर्स दोनों के पास हैं, जो स्पेशली पठानकोट, जोधपुर, ले इन्हीं सारी एरियाज में रहते हैं। आर्म्स की बात करें तो इस हेलीकॉप्टर के अंदर 30 mm की चेन गन है, 70 mm के हाइड्रा रॉकेट्स हैं और 16 हेलफायर मिसाइल्स तक ये ले जा सकता है। सबसे ज्यादा किलर फीचर है कि इसका लॉन्ग बोर रेडार, ये रोटर के ऊपर लगा होता है और एक ही बार में 256 टारगेट से ट्रैक करता है और सेकंड्स में डिसाइड करता है कि भाई इसको किसको उड़ाना है। इसमें नाइट विजन है, थर्मल इमेजिंग है, मतलब अंधेरे के अंदर, बारिश में, सब में भाई उड़ने की इसके अंदर कैपेबिलिटीज और ढूंढ के निकाल सकता है भाई दुश्मन को। इसका प्राइस लगभग 35 से 50 मिलियन पर यूनिट होता है। यूके, साउथ कोरिया, इंडिया जैसे बड़े देश इसको अपनी आर्मीज में ऑलरेडी ले चुके हैं। इसी गलवान वाली के इशू के टाइम पे चाइना ने LAC के पास अपने J-20 और अदर जेट्स की मूवमेंट बढ़ा दी थी और इंडिया को ब्लेम भी करने लगा कि भाई उनकी वजह से चाइना की आर्मी को नुकसान हुआ। इंडिया ने रियलाइज करा कि हमें अर्जेंटली और भी पावरफुल फाइटर्स चाहिए जो चाइना और पाकिस्तान दोनों फ्रंट्स पे इंडिया को एक साथ एज दे सके। इसमें इंडिया ने फ्रांस से 36 रफाइल जेट्स की डील की।
इंडिया ने राफेल जेट्स को ईस्टर्न लद्दाख में भी हाई एल्टीट्यूड पेट्रोल मिशंस पे उठा लिया था। राफेल इजीली हाई एल्टीट्यूड पे 15,000 प्लस फीट पे फुल वेपन लोड के साथ ऑपरेट कर सकता है, जो चाइनीज जेट्स के लिए पॉसिबल नहीं है। प्लस ये न्यूक्लियर केपेबल है, तो इंडिया की स्ट्राइक केपेबिलिटी भाई काफी ज्यादा बढ़ जाती है। राफेल का RBE-2 AESR रेडार एक टाइम में 40 टारगेट्स को लॉक कर सकता है और उसमें एक स्पेक्ट्रा सिस्टम होता है जो उसे मिसाइल अटैक से भी बचा लेता है। ये जेट मार्क 1.8 की टॉप स्पीड मतलब 2222 किलोमीटर पर आवर तक ये जा सकता है और मार्क 1.4 पे कंटिन्यूअसली हाई स्पीड में ये उड़ सकता है। इंडिया ने अपने राफेल में कस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम और अपने लोकल वेपन्स भी इंटीग्रेट कर लिए जो इस जेट को और भी ज्यादा डेंजरस बना देते हैं। इसका प्राइस $110 मिलियन पर जेट होता है, जो काफी ज्यादा crazy है। अब हम बात करेंगे दो ऐसे टेक की जिसकी बस थोड़ी सी मूवमेंट से दुश्मन देश डर जाते हैं। इनका नाम है INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इंडिया ने अपने एक्शंस और टाइट कर दिए। इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और पाकिस्तान के पास हैं 0। इंडिया ने दोनों को अरेबियन सी में प्लेस कर दिया था और सिर्फ इसकी प्रेजेंस ही पाकिस्तान नेवी को पीछे रखने के लिए काफी थी। INS विक्रमादित्य इंडिया का एक फ्लोटिंग सिटी जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इतना बड़ा है कि भाई इसके ऊपर लगभग 36 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स एक साथ घूमते रहते हैं। 2013 में रशिया से लिया गया ये वॉरशिप पहले था एडमिरल गोरशॉफ, फिर इंडिया ने उससे मॉडर्नाइज करके बनाया INS विक्रमादित्य। इंडियन ओशन में 2020-2023 के बीच चाइनीज नेवी की प्रेजेंस काफी ज्यादा बढ़ने लगी, स्पेशली अराउंड श्रीलंका, मालदीव्स के पास में। INS विक्रमादित्य को स्ट्रेटेजिक पेट्रोल के लिए डिप्लॉय किया गया और ये करा था इंडियन नेवी के डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन के साथ में। स्पीड की बात करें तो भाई 30 नॉट्स की तेज रफ्तार से चल सकता है, मतलब 55 किलोमीटर पर आवर। 2024 में इसको अपग्रेड करने के लिए 1200 करोड़ का नया कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ था ताकि इसकी पावर और भी नेक्स्ट लेवल हो जाए। नेक्स्ट है INS विक्रांत। इंडिया के लिए 2022 में एक हिस्टोरिक मोमेंट था जब INS विक्रांत ऑफिशियली कमीशन्ड हुआ। इंडिया ने खुद का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया था। फ्रॉम डिजाइन टू स्टील सब कुछ मेक इन इंडिया था। अगर चाइना या पाकिस्तान ने डुअल फ्रंट थ्रेट क्रिएट करा, मतलब एक साथ दोनों तरफ से अटैक करा, तो INS विक्रांत ईस्टर्न सेक्टर में फुल नेवल एयर सपोर्ट दे सकता है। ये लगभग 45,000 टन का है, 262 मीटर की इसमें लेंथ है और 15 डेक्स हैं और अंदर 2300 कंपार्टमेंट्स है। मतलब एक छोटा सिटी समुंदर के अंदर ही समझ लो आप घूम रहा है। इस पे 30 एयरक्राफ्ट आराम से पार करे जा सकते हैं और 1600 क्रू मेंबर्स की छोटी सी आर्मी शिप पे ही रह सकती है जो चलती है 28 नॉट्स की स्पीड पे और इसकी टोटल कॉस्ट हमको पड़ी 23,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है भाई मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स। इनका नाम है पिनाका। फरवरी 1999 में पाकिस्तान की आर्मी मिलिटेंट्स के अटायर में एकदम छुप के LOC की इंडियन साइड में घुसती है और वहां पे हाई एल्टीट्यूड एरियाज में अपना सेटअप बना लेती है। 3 मई 1999 एक भेड़ चराने वाला ये नोटिस करता है कि ऊपर पहाड़ों में कोई है जो सीधा श्रीनगर ले हाईवे को टारगेट कर सकते हैं। 5 मई को इंडियन आर्मी इन्फिल्ट्रेशन कंफर्म करती है और अपनी पेट्रोलिंग ट्रूप्स वहां पे भेज देती है। 10 मई 1999 को इंडिया लॉन्च करता है ऑपरेशन विजय, जहां पे विद द हेल्प ऑफ इंडियन एयरफोर्स एक जॉइंट ऑपरेशन पाकिस्तानी ट्रूप्स पे अटैक करता है। इंडिया के पास एक दिक्कत थी, एनिमी एरिया में जल्दी और वाइड स्केल अटैक करने के लिए ऑप्शंस काफी कम थे, इसलिए DRDO ने बनाया मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स पिनाका। ये एक व्हीकल में 12 रॉकेट ट्यूब्स हैं जो बस 44 सेकंड्स में फुल ब्लास्ट मोड में जा सकते हैं। हर बैटरी में होते हैं भाई 6 लॉन्चर्स, टोटल 72 रॉकेट्स होते हैं, मतलब एक बार में पूरा 1 किलोमीटर का एरिया खत्म। इसके 3 वर्जन है, MK1 जिसका रेंज है 45 किलोमीटर, MK2 जिसका रेंज है 90 किलोमीटर और MK3 जिसका रेंज है 120 किलोमीटर, जिसमें दुश्मन को आराम से जला सकता है। एक लॉन्चर की कॉस्ट है बस 2.3 करोड़ रुपीस। 4 जुलाई को इंडियन आर्मी उसी टाइगर हिल को कैप्चर कर लेती है। हालांकि इस पूरी वॉर में इंडिया के 500 जवान शहीद हो जाते हैं, इंक्लूडिंग कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनकी लाइफ से इंस्पायर होकर शेरशाह। और 26 जुलाई को हर साल कारगिल शहीद दिवस मनाया जाता है। INS शिवालिक दुश्मन के रेडार पे दिखना मॉडर्न वॉर का सबसे बड़ा रिस्क है। तो समुद्र में ऐसे शिप चाहिए पावरफुल भी हो और छुप भी जाए, इसलिए हमने बनाया देश का सबसे पहला इंडिजिनस स्टेल्थ
वॉरशिप। तो दिखाई कम देता है पर अटैक ये फुल करता है। समझो एक नेवी का ही अपना हैरी पॉटर्स इनविजिबल क्लोक है। इस शिप का वेट अप्रोक्सीमेट 60 to 100 टन है फुल लोड में, और लेंथ है इसकी 142.5 मीटर। मतलब एक मिनी मूविंग बिल्डिंग है जो पानी में 32 नॉट्स की स्पीड से रेस लगा सकती है। वैसे आप लोगों को पता है भाई नॉट्स होता क्या है? स्पीडोमीटर से पहले भाई सेलर्स रस्सी में नॉट्स लगाते थे मेजर करने के लिए स्पीड। एक नॉट का डिफरेंस होता है अप्रोक्स 30 सेकेंड्स, और आगे जाके इसको मेजर करने का ही एक टर्म बन गया। अब वापस आते हैं आईएनएस शिवालिक के ऊपर। इसका इंजन कॉम्बिनेशन 2 डीजल और 2 जेट इंजन का है। आईएनएस शिवालिक में टोटल 257 क्रू मेंबर्स। इसके आर्सेनल की बात करें तो इसमें ब्रह्मोस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, एंटी सबमरीन लॉन्चर्स, टॉर्पीडोज, और हाँ ऊपर से 2 हेलीकॉप्टर्स भी भाई ये कैरी कर सकता है। एक शिवालिक का खर्चा लगभग 2800 करोड़ होता है, और इंडिया के पास 3 शिप्स हैं इस क्लास के अंदर। आईएनएस शिवालिक है, आईएनएस सतपुत्रा है, और आईएनएस सह्याद्री। आई होप मैंने नाम सारे सही से बोला है। जब मुंबई में 26/11 के अटैक्स हुए थे तो दिल्ली से स्पेशली एनएसजी कमांडोज को मुंबई भेजा गया था, और एनएसजी ने फिर ताज के अंदर अपना पूरा ऑपरेशन करा जिसका नाम था ऑपरेशन टॉर्नेडो। 4 टेररिस्ट जिनका पूरा मकसद था भाई लोगों की जान लेना, उन्होंने 80 लोगों की जान ली एंड 240 लोगों को हॉस्टेज बना के रखा। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने पूरी टीम को लीड करा था एंड चारों टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करा, एंड उस प्रोसेस में वो खुद भी शहीद हो गए। इस ऑपरेशन के दौरान एनएसजी के पास सैडली जो रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी थी उससे कम थी, जैसे काफी सारे रिपोर्ट्स ने बताया कि नाइट विजन गॉगल्स की भी कमी थी। लेकिन उनसे पहले जो सीटीटीएफ काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स, उनके पास काफी एडवांस इक्विपमेंट्स है, जैसे स्पेशलाइज्ड MP5 सब मशीन गन्स, हेलमेट, स्पेशलाइज्ड मास्क। एंड इस अटैक के बाद इंडिया ने चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, इन चारों सिटीज के अंदर एनएसजी के स्पेशल यूनिट्स एस्टैब्लिश करे। एंड एनएसजी को मेजर अपग्रेड्स भी मिले टेक्नोलॉजी के अंदर। M249 यूनाइटेड स्टेट से, AK-63 हंगरी में बनी हुई एक असॉल्ट राइफल, हेकलर एंड कॉच MP5 ये बहुत ही प्यारी सब मशीन गन है जो जर्मनी में बनाई गई है। वन ऑफ द बेस्ट सब मशीन गन्स इसको मानते हैं। ब्लैक हॉर्नेट नैनो मिलिट्री माइक्रो यूएवी, ये बेसिकली ड्रोन की तरह है। आप इमेजिन करो भाई जैसे 26/11 में भाई अलग अलग छोटे छोटे रूम्स में भाई टेररिस्ट छुप के बैठे थे, इंसान जाके उनको देखे, इससे काफी ज्यादा अच्छा रहता है कि भाई आप एक ड्रोन उड़ा के भाई रूम्स के अंदर भेज दो जो एक्चुअली देख के सारी चीजों को बता दे। तो सेम ही चीज भाई इन यूएवी से करी जाती है। अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल इनको बोलते हैं, एंड ये देख के पोजीशंस बता सकते हैं टेररिस्ट की, और काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी बता पाते हैं। बट ऐसे यूएवी भी होते हैं भाई जो ड्रोन की तरह जाके अंदर फट जाए, एंड उनको बोला जाता है कामाकाजी ड्रोन्स। एंड वही लॉइटरिंग म्यूनिशन के भाई ये कामाकाजी ड्रोन्स भी अब एनएसजी कमांडोज के पास है। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी है रीजनल हब्स के लिए, साथ साथ हैंड्स फ्री ईयर पीसेस भी हैं कम्युनिकेशन के लिए, बुलेट रेजिस्टेंट शील्ड्स वीवीआईपी प्रोटेक्शन के लिए भी ऐड करी गई, और उसके साथ साथ काफी सारे व्हीकल्स भी। भाई फोर्ड का F550 सुपर ड्यूटी टैक्टिकल लैडर ट्रक, ये बेसिकली एक ट्रक होता है जिसके अंदर लैडर भी है, मतलब सीढ़ी लगा के आप चढ़ सकते हो कहीं पे। और भाई काफी सोर्सेज से पता चलता है कि हैरियर का भी यूज करा जाता है एज अ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल। और मैं एक दो ऐसी बताऊं भाई हैरियर है तो काफी सॉलिड गाड़ी, मैंने भी चलाई है, एंड भाई है अच्छी हट्टी कट्टी मजबूत भारी गाड़ी। एंड रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल ROV, ये IEDs को हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहते हैं। काफी जगह जैसे बॉम्ब प्लांट करा जाता है वहां पे इंसानों को भेजना बहुत ज्यादा रिस्की रहता है, बट ये रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल जो है ये जाके भाई बॉम्ब को डिफ्यूज करने में हेल्प करते हैं। एंड एनएसजी के पास अब डायरेक्ट एक्सेस भी है इंडियन एयर फोर्स का, तो कभी भी हेल्प चाहिए तो भाई डायरेक्ट एक्सेस। नेक्स्ट है भाई DRDO's एंटी ड्रोन सिस्टम लिंक। जून 2021 26 से 27 की नाइट का ये टाइम था। 2 फ्लाइंग ड्रोन्स ऑन इंडिया की एयरफोर्स स्टेशन जम्मू की तरफ अप्रोच कर रही थी। ये इंडिया में होने वाला पहला ड्रोन अटैक था। 1:37 AM को एक हेलीकॉप्टर हैंगर के पास एक्सप्लोजन की आवाज आती है, एंड ये जोरदार होता है कि भाई काफी दूर तक इसकी आवाज जाती है। एग्जैक्टली 5 मिनट बाद 1:42 AM सेम एरिया में एक ओपन स्पेस में दूसरा अटैक होता है जिससे 2 एयरफोर्स पर्सनल्स को इंजरीज होती है। पूरे जम्मू में मिलिट्री और सिविलियन एरियाज में हाई अलर्ट करा जाता है, और इंडिया की एक क्विक रिस्पॉन्स टीम डिप्लॉय होती है। उनको पता चलता है कि रत्नुचक एंड कालूचक मिलिट्री एरियाज में और ड्रोन्स देखे गए, एंड बिफोर वी अटैक वो ड्रोन्स बच के भाग जाते हैं। जम्मू पुलिस कंफर्म करती है कि एक टेररिस्ट अटैक था जिसमें इंडिया का ड्रोन डिफेंस और सिक्योरिटी थोड़ी सी एक्सपोज होती है। पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि भाई इंडिया के पास ड्रोन अटैक से बचने के लिए कुछ ही नहीं है। उसी टाइम हाई प्रायोरिटी में
इंडिया ने बनाया अपना एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम। डीआरडीओ के इस एंटी ड्रोन सिस्टम से हमें 24 घंटा सर्वेलेंस और रियल टाइम रिस्पॉन्स का प्रोटेक्शन दिया। ये सिस्टम इतना फास्ट है कि सिर्फ सेकंड्स में ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है। इसमें 7.62 mm की गन भी लगी हुई है जो ड्रोन्स को डायरेक्टली शूट कर सकते हैं, और अगर सिग्नल तोड़ना है तो इसमें जैमर्स भी लगा रखे हैं। सब कुछ बस एक कॉम्पैक्ट 4x4 के व्हीकल में माउंटेड है जो बैटलफील्ड में कहीं भी तुरंत पहुंच सकता है। इसका कॉन्ट्रैक्ट BEL को 572 करोड़ का मिला था, लेकिन इसका पर यूनिट प्राइस ऑफिशियली डिस्क्लोज अभी नहीं करा गया। ये सिस्टम लगभग 10 किलोमीटर तक के ड्रोन्स को हैंडल कर सकता है, और इसका यूज मिलिट्री बेसिस, एयरपोर्ट्स और क्रिटिकल एरियाज की सिक्योरिटी के लिए भी होता है। जैसे रिपब्लिक डे 2022 देश के सेंसिटिव ड्रोन्स में DRDO एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगा देता है, जैसे रेड फोर्ट, राजपथ, प्रेसिडेंट हाउस के आसपास। पंजाब एंड जम्मू के बॉर्डर्स पे भी BSF एंड आर्मी के यूनिट जो होते हैं वो इन्हीं सिस्टम्स का यूज करते हैं, ताकि पाकिस्तान के आने वाले जो ड्रोन्स हैं जो आर्म्स, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव ड्रॉप करते हैं, उन सबको डायरेक्टली इंटरसेप्ट करा जा सके। अमृतसर एंड पठानकोट सेक्टर में भी पंजाब में हर महीने 10 से 12 ड्रोन डिटेक्ट होते हैं, और काफी बार DRDO के सिस्टम ने इन्हें ट्रैक करके आर्मी को अलर्ट कर दिया। इससे हुआ ये कि ड्रोन की एक्टिविटी बॉर्डर पर डिटेक्ट होने लगी, जिससे ड्रॉप जोन्स आइडेंटिफाई करे और लोकल स्लीपर सेल्स पकड़े। भाई नेक्स्ट आता है एक काफी क्रेजी ब्रिज। बैटलफील्ड या बॉर्डर पे सबसे बड़ा चैलेंज होता है भाई टैंक्स और ट्रूप्स को रिवर्स, कैनाल्स और ब्रोकन रोड्स के पार लेके जाना, और वो भी तेजी से। तब यूज होता है भाई MBS का मॉड्यूलर ब्रिज सिस्टम। ये बेसिकली DRDO ने बनाया है, जो 20 मिनट के अंदर बन जाता है, एंड ऊपर से 60 टन टैंक भी इसके ऊपर से निकल सकता है। चाइना बॉर्डर पर रिवर क्रॉसिंग्स, नाला टाइप टेरेन और ब्रोकन रोड्स पे क्विकली टैंक फ्रेंडली पैसेजेस बना देता है, और आर्मी ने इससे सिविलियन डिजास्टर रिलीफ में भी काफी ज्यादा टाइम यूज करा है। जैसे ब्रिजेस टूट जाते हैं या फिर टेम्पररी रूट्स कहीं पे बनाना है किसी को रेस्क्यू करने के लिए, तो भाई बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। ये एक मॉड्यूलर डिजाइन टाइप में आता है, लाइट वेट है, इसमें स्टील के टुकड़े होते हैं जो एक दूसरे में लॉक करते हैं बिना किसी हैवी मशीन के। जैसे लेगो होता है ना, छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों को जोड़ के गेम में बनती है, बस कुछ ही मिनट्स में ये भी ऐसी रेडी होता है। ट्रांसपोर्ट भी इसका काफी ज्यादा आसान है। ब्रिज के मॉड्यूल्स ट्रक या हेलीकॉप्टर से आराम से इधर उधर ले जाए जा सकते हैं। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये मॉड्यूलर ब्रिज सिस्टम की कॉस्ट ऑलमोस्ट 20 करोड़ होती है। मेरे हिसाब से भाई मॉड्यूलर ब्रिजेस के लिए जो टैंक्स को लेके जा सकते हैं बहुत किफायती। निर्भय सुपरसोनिक मिसाइल। इंडिया के पास ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन हर मिशन पर हाई स्पीड सॉल्व नहीं करता। काफी जगह चाहिए होती है कि एक मिसाइल जो स्टेल्थली, मतलब छुप छुप के लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करे और एनिमी टेरिटरी के अंदर जाके ब्लास्ट हो जाए, और ऐसे में ही आती है निर्भय सुपरसोनिक मिसाइल। निर्भय ट्री लेवल फ्लाइंग, मतलब सिर्फ भाई जो ट्रीज की हाइट होती है उसी में फ्लाई करके स्टेल्थ मोड में जा सकता है, और बिना रेडार में डायरेक्ट टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की जो एटॉमिक मिसाइल थी शाहीन और नासर, अगर किसी रिमोट बेस पे हो तो निर्भय उन तक वाइडली पहुंच सकता है और उसको आराम से न्यूट्रलाइज कर सकता है। और इसके रेंज की बात करें तो 1000 किलोमीटर तक पे सीधा हाई वैल्यू टारगेट पे अटैक कर सकता है। ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी ले जा सकता है। एंड प्राइस की अगर मैं बात करूं तो एक मिसाइल की कॉस्ट लगभग 15 से 20 करोड़ होती है, जिसको वर्ल्ड के क्रूज मिसाइल्स के कंपैरिजन में सबसे सस्ता बनाता है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड। जब वॉर होती है तो माउंटेन्स या हाई एल्टीट्यूड पे नॉर्मल हेलीकॉप्टर्स फेल हो जाते हैं, इसलिए इंडिया ने बनाया LCH प्रचंड। ये वर्ल्ड का लाइटेस्ट एंड हाईएस्ट फ्लाइंग अटैक हेलीकॉप्टर है, जो स्पेसिफिकली हिमालयाज और इंडियन बॉर्डर्स के लिए डिजाइन करा गया। सियाचिन बॉर्डर्स पे भी इनको भेजा जाता है। तो दुनिया का एकमात्र ऐसा हेलीकॉप्टर है जो इतने हाई एल्टीट्यूड्स में भी उड़ने के लिए कंफर्म्ड है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 280 किलोमीटर पर आवर, एंड फ्यूल भर के 700 किलोमीटर का ये रास्ता कवर कर सकता है। 3 घंटे ज्यादा ये हवा में रह सकता है, और कैनन्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स, एंटी टैंक मिसाइल्स, ये सब लेके जा सकता है। अभी ये हेलीकॉप्टर 45% तक इंडिया में बना है, बट फ्यूचर में 65% तक इंडिजिनस बन जाएगा, मतलब इंडिया में बना होगा। मार्च 2025 में इंडिया ने HAL से 62,700 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था 156 हेलीकॉप्टर्स के लिए। इस प्रोजेक्ट से 8500 से भी ज्यादा जॉब्स जनरेट होंगी, जिससे इंडियन इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। फरवरी 14 वैलेंटाइंस डे 2019 इंडियन आर्मी का एक कॉन्वॉय जिसमें 78 व्हीकल से और 2500 CRPF के जवान थे श्रीनगर से जम्मू की तरफ जा रहा था। तभी 22 साल का एक सुसाइड बॉम्बर आदिल अहमद दर एक गाड़ी में 100 kg एक्सप्लोजिव के साथ आता है और कॉन्वॉय की बस को ठोक देता है, जिससे इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं और 35 इंजर हो जाते हैं। इंडिया की हिस्ट्री का वन ऑफ द डेडलीस्ट अटैक था। पाकिस्तान बेस्ड जैश ए मोहम्मद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है एक वीडियो डाल के, जिसमें जो ड्राइवर
फ्लेवर होता है वो भी रहता है। और फिर इंडिया इसके जवाब में करता है बालाकोट स्ट्राइक, एंड ये हुआ 26 फरवरी को अर्ली मॉर्निंग। इंडिया के वॉरप्लेन्स बॉर्डर क्रॉस करते हैं और पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के बेस के ऊपर जाते हैं और एक स्विफ्ट एंड प्रिसाइज अटैक करते हैं एंड वापस आ जाते हैं। बालाकोट स्ट्राइक के बाद इंडिया ने रियलाइज करा कि सर्जिकल स्ट्राइक्स और प्रिसीजन अटैक्स के लिए जीपीएस गाइडेड क्रूज मिसाइल्स क्रिटिकल है। और यहाँ पे आती है ब्रह्मोस मिसाइल। ये है ब्रह्मोस, दुनिया की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो लिटरली माक 3 की स्पीड से उड़ सकता है, मतलब आवाज की स्पीड से 3 गुना तेज। सैटेलाइट गाइडेंस से ब्रह्मोस मूविंग टारगेट जैसे वॉरशिप्स एंड मोबाइल कमांड व्हीकल को भी हिट कर सकता है। पहले इसका रेंज 290 किलोमीटर था, लेकिन नए वर्जन 800 किलोमीटर तक पहुंच गए और फ्यूचर में 1500 किलोमीटर तक जाने वाले हैं। प्राइस की बात करें तो एक मिसाइल की कॉस्ट लगभग 34 करोड़ है, लेकिन इंडिया ऑलरेडी इसके 400 ब्रह्मोस एनजी ऑर्डर कर चुका है। नेक्स्ट है कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, सीएमएस इसको बोला जाता है वॉरशिप्स में। व्हाट इफ भाई इंडिया को अलग अलग जगह से एक साथ अटैक कर जाए, एक तरफ से पाकिस्तान, एक तरफ से चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऐसे में क्या होगा? साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, क्या कैसे करा जाएगा? पहले किसको अटैक करेंगे? कभी अगर कुछ मिस हो गया तो क्या करा जाएगा? ऐसे में इंडिया को चाहिए एक खुद का जारवेस, और यहाँ पे आता है हमारा कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम। अगर एनिमी मिसाइल्स रडार पे डिटेक्ट हुआ तो ये तुरंत थ्रेट को क्लासिफाई करता है, मिसाइल, एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन, क्लोजेस्ट वेपन को ऑटो असाइन कर देता है, फायर का डिसीजन देता है या कमांड सेंटर से वेरीफाई करता है। एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, एकदम आयरन मैन की तरह, जारवेस जैसा सब कुछ एक स्क्रीन पे ही आप कंट्रोल कर सकते हो। रेडार, सोनार, मिसाइल्स, गन सब एक जगह से मैनेज हो सकते हैं। सीएमएस का इंटरफेस भी है टच स्क्रीन, मॉडर्न, फास्ट, मतलब एक प्रेस में मिसाइल भी आप चला सकते हो और टॉर्पीडो भी। और आजकल नए सीएमएस में एआई भी आ गया है, ऑटोमेटिक थ्रेट डिटेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग आराम से कर लेता है। सीएमएस का प्राइस भी भाई शिप के साइज पे डिपेंड करता है। छोटे शिप में 100 करोड़ का रखता है एंड बड़े डिस्ट्रॉयर या कैरियर में 500 करोड़ तक ये पहुंच जाता है। स्पेशलाइज्ड कोल्ड वेदर गियर, दिल्ली में ठंड भाई कभी 7 से 10 डिग्री तक चली जाए तो हमारी हालत एकदम टाइट हो जाती है। 2 से 3 लेयर तक कपड़े पहनने पड़ते हैं भाई, लेयर्स हमारी घड़ी भी आई थी। पर ऐसे में इमेजिन करो 11,000 से 18,000 की हाइट पे -50 डिग्रीज में जहां बर्फ 35 फीट तक मोटी होती है, कभी भी एवलांच आ सकता है और दुश्मन कभी भी फायदा उठा सकते हैं। जब दुनिया फ्रीज हो जाती है तब इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को बचाता है डीआरडीओ का बना हुआ एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम ECWCS। ये कोई भी नॉर्मल जैकेट नहीं है, इसके अंदर 3 लेयर का मॉड्यूलर सिस्टम है। इसके अंदर का लेयर, बीच का लेयर और बाहर का लेयर मिलके सोल्जर्स को एक गर्मा गर्म रखता है, इवन जब टेम्परेचर -50 डिग्री तक गिर जाए। एंड गेस व्हाट, ये जैकेट फुल्ली वाटर प्रूफ है, विंड प्रूफ है, एंटी माइक्रोबियल है, मतलब बर्फ, हवा, गंदगी सब से बचाता है। बाहर का लेयर रिवर्सेबल भी होता है, तो स्नो कैमोफ्लेज या फिर माउंटेन कैमोफ्लेज दोनों लुक के लिए एक ही जैकेट आप यूज कर सकते हो। इसका वेट भी भाई सिर्फ 4.5 kg है। डीआरडीओ ने इसमें ग्लेशियर कैप, स्पेशल ग्लव्स, थर्मल सॉक्स, स्नो गॉगल्स सब कुछ इसके अंदर दे रखा है। और सबसे बड़ी बात, एक सेट की कॉस्ट आती है बस 14,000 रुपए। बाहर की इंपोर्टेड जैकेट से 3 गुना ज्यादा सस्ता है। सिमुलेटर्स फाइटर पायलट्स के लिए भाई इमेजिन करो रफाल और सुखोई जैसे डेडली जेट्स उड़ाने का एक्सपीरियंस बिना हवा में जाए, बिना फ्यूल जलाए आपको डायरेक्टली मिल जाए। ये है फाइटर पायलट सिमुलेटर्स। इंडियन एयरफोर्स जो है उनके पायलट्स के लिए एकदम नेक्स्ट लेवल 3D VR गेमिंग जोन जैसे एकदम पूरा गेम होता है, उस टाइप के सिमुलेटर्स होते हैं और असली मिशन ट्रेनिंग के लिए यूज करे जाते हैं। इसमें कॉकपिट सेम टू सेम होता है, रियल टाइम डॉग फाइट्स, ग्राउंड अटैक्स, इमरजेंसी लैंडिंग्स, सब कुछ इतना रियल लगता है। और सबसे बड़ा फायदा, फ्यूल बचता है, प्लेन की मेंटेनेंस भी बचती है। एंड एक सिमुलेटर की कॉस्ट 100 से 250 करोड़ रुपए तक। इंडियन एयरफोर्स और नेवी ऑलरेडी इनका फुल यूज कर रहे हैं। रफाल सिमुलेटर 150 करोड़ का और सुखोई भी लगभग सेम ही रेंज के अंदर आता है। नेक्स्ट है नेत्रा UAV, मिनी सर्वेलेंस ड्रोन। भाई कभी आपने सोचा है कि भाई एक ऐसा ड्रोन हो जो आपकी जेब से निकल के उड़ जाए और वैसे ही भाई पॉकेट में वापस आके बैठ जाए? डीआरडीओ का जो नेत्रा UAV है वो सेम है, छोटा है, पोर्टेबल है, एकदम स्पाई मूवी जैसी वाइब देता है। ये इंडियन आर्मी और डिजास्टर टीम्स के लिए एक सीक्रेट वेपन है। सिर्फ 1.5 kg का एक छोटा सा क्वाडकॉप्टर है, लेकिन काम एकदम बड़ा करता है। उड़ता है सीधा हवा में बिना रनवे के, लाइव वीडियो HDA ग्राउंड पे देता है और टाइट गलियों में भी आराम से घुस जाता है। फ्लाइट टाइम भी भाई बेसिक वर्जन 30 मिनट और नेत्रा V4 प्लस में 90 मिनट्स तक। रेंज भी इसके अंदर सही है भाई, 2.5 किलोमीटर तक आपको लाइव फुटेज मिलता है और नाइट मोड भी है। थर्मल
कैमरा भी लगा रखा है, रात में भाई पूरा मिशन आप देख सकते हो, मतलब जो आर्मी हमारी वो देख सकती है। प्राइस भी पॉकेट फ्रेंडली है, मतलब आर्मी के हिसाब से नॉर्मल पॉकेट के हिसाब से 15 लाख रुपए से स्टार्ट होता है और एडवांस जो इसके वर्जन है वो 50 लाख तक जाते हैं। इंडियन मिलिट्री के पास काफी क्रेजी टेक्नोलॉजीज है, हमने आपको काफी सारी बताने की कोशिश करी, बट ये तो बस स्टार्टिंग और बहुत सारी है। आप अगर बोलोगे तो हम और वीडियो स्पेसिफिकली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबके लिए स्पेशल बनाएंगे। बट हाँ भाई, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतनी सब चीजें, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजिया बताई गई है, टेक्नोलॉजिया बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। सही भाई, बहुत मजा आया। ऐसे ऐसे चंबे वाली चीजें देख के मजा आया। इतनी इन्फॉर्मेशन वाली चीजें हमको मालूम ही नहीं थी, लेकिन कुछ चीजें मालूम था, जैसे कोरोना में जो चाइना ने हमला किया था, शेरशाह मूवी वाला जो बताया गया था हमला, गलवान वाला बताया था, उस पे तो फिल्म आ रही है सलमान खान की। हाँ, सलमान खान की। गलबान वो Dead बहुत Love बताया था। गलवान, हाँ सही वो बात तो है, पता लग गई मैं कि गलवान वही होनी थी मूवी। बहुत बढ़िया। लेकिन आर्मी के पास में बहुत बढ़िया बढ़िया हथियार हैं बहुत डिफेंस के सारा- लिए, जो हम सोच नहीं सकते उससे भी बढ़िया बढ़िया हथियार। बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजिया इस्तेमाल की गई है। टेक्नोलॉजी जो भी है, हम तो ऐसे ही है फनी वे में कहते टेक्नोलॉजिया, मीम जो करता है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया है। डर कर रहना चाहिए सभी पाकिस्तानियों को, चाइनीज को, जो भी है दुश्मनों को, यानी कि इंडिया के दुश्मनों को। इंडिया के पास बहुत अच्छे हथियार हैं, बहुत बढ़िया है। बाकी इसके जो वीडियो है वो भी बड़ी बहुत इंफॉर्मेशन वाली वीडियो थी, हमको इतना नहीं जानकारी थी जितनी इसने बता दी है सही है। टेक बर्नर ने। कई चीज़ें तो हम वीडियो देख के पता लगा भी आ भी चीज़ें आएगी इंडिया तो। सही बात है, बहुत अच्छा था। सही बात। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करना ना भूलिएगा। सही बात। और मिलते हैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब कर लीजिए, बाय बाय।